बस ये कहता है कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। किसका इतिहास पढ़ेंगे? हम पढ़ रहे हैं मालवा का। क्यों भाई? और तुमने एक ने मुझे ये नहीं कहा कि सर मालवा क्यों पढ़ा रहे हो जब हमारे सिलेबस में राजस्थान का इतिहास है। आपने कहा पढ़ा दो, कोई नहीं, आपको याद है, पढ़ा दो। हम बिना सिलेबस के भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। है, आपने शुरू ही कर दिया सर, क्या टोके अब बीच में आपको? आप याद करके आए हो, भूल जाओगे बाद में। है, क्यों पढ़ते हैं? ये मैं बताऊं, एक तो किसी टाइम में राजस्थान का मतलब हुआ करता था थार पार कर से विंध्याचल। कहां से कहां? थार पार कर से, थार पार कर मतलब पाकिस्तान, वहां से लेके ठेठ विंध्याचल की पहाड़ी, ये राजपूत राजाओं का स्थान था। इसलिए पूरे को क्या बोला करते? इसलिए जेम्स टोड अपनी बुक का नाम ही लिखता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या लिखता है बुक का नाम? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल मतलब मध्य प्रदेश वाले, वेस्टर्न मतलब राजस्थान गुजरात वाले, ये जो राजपूत राज्य है इसको वो क्या बोलता है पूरे को? राजस्थान। तो एक तो मालवा पूरा अपना ही हुआ करता था। फिर दूसरा, हम आज का देखें भाई सर पहले हुआ करता था, अब तो नहीं है ना। अब तो हमारा जो राजस्थान इतिहास उसमें राजस्थान राजस्थान वाली चीजें हैं, हम इनको क्यों पढ़े? उसका दूसरा कारण यह है कि चूंकि मालवा तब अपना पार्ट था, तब इन मालवा वालों के अपने से रिलेशन थे। या तो किसी राजा से इनकी लड़ाई हुई अपने वालों के साथ, या किसी राजा के साथ में शादी विवाह के संबंध में, इस वजह से भी पढ़ते हैं। फिर एक कारण और था जिसको हम मालवा बोलते हैं ना, कि मालवा के परमारों का राज्य था। इसमें उस टाइम कोटा आता था। क्या आता था? कोटा का साउथ पार्ट आया करता था। प्रतापगढ़ जो है उसका आपके ईस्टर्न पार्ट आया करता था। झालावाड़ इसी के अंदर आया करता था, और वागड़ इसी के अंदर आया करता था। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें आता था, जिसको मालवा, केवल मध्य प्रदेश वाला मालवा नहीं, मालवा के परमारों ने इन इलाकों में भी कब्जा कर रखा था। भाई अपने कोटा बूंदी में चौहान तो बहुत बाद में आए, परमार तो बहुत पुराने पड़े हैं। तो परमारों के राज्य में अपने राजस्थान वाले कौन कौन से प्रांत थे? प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग, कोटा का दक्षिणी भाग, वागड़ और झालावाड़। कौन कौन से दोबारा बताओ? प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग, कोटा का दक्षिणी भाग, झालावाड़ और, लिख लो। हाँ, यह जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? देखो दो तीन बात समझना, समझने वाली बातें हैं। मेवाड़ का राजा कौन है? शक्ति कुमार। उसको मालवा का एक परमार राजा हरा देता, उसका नाम क्या है? मुंज। क्या नाम है? मुंज। मुंज हरा देता, उसमें शक्ति कुमार किसके पास मदद लेने के लिए आता है? धवल राठौर। किसके पास आता है? धवल राठौड़। कहां का राजा है? पाली। और उसका अभिलेख कौन सा मिला है? अस्तिगुप्त। धवल राठौड़ के बारे में हम दो जानकारियां पढ़ रहे हैं। एक जानकारी यह है कि जब आपके आबू के राजा धरणी वराह पर आक्रमण हुआ था, तब भी उसको बचाने वाला कौन था? धवल राठौड़। और जब आपके मेवाड़ के शक्ति कुमार पर अटैक हुआ, तब भी उसको बचाने वाला कौन है? धवल राठौड़। इसका मतलब धवल राठौड़ शक्तिशाली है। धवल राठौड़ क्यों शक्तिशाली है? कल मैंने खूब सारी रामायण गाई थी आपके सामने कि वो राष्ट्रकूटों की तरफ से यहाँ टैक्स ले रहा है, क्योंकि राष्ट्रकूट पूरे भारत में शक्तिशाली है, तो धवल राठौड़ भी अपने आप में क्या है? शक्तिशाली। कल मैं एक बात और बता रहा था कि शक्ति कुमार वाला आठपुर अभिलेख कहता है कि अल्लट की जो मम्मी है उसका नाम महालक्ष्मी राठौड़ था। कौन था? कल मैंने बताया था कि धवल राठौड़ की बहन है वो, है ना। ऐसी संभावना की जाती है, या तो धवल राठौड़ की बहन है या उसकी बुआ लगती होगी। अब यदि अल्लट की मम्मी जो है वो धवल राठौड़ की बहन या बुआ लगती है, इसका मतलब धवल राठौड़ मेवाड़ वालों का रिश्तेदार है, तो शक्ति कुमार भी धवल राठौड़ के पास शरण लेगा। ऑब्वियसली बात है, अल्लट के बाद और शक्ति कुमार बन रहा है, तो शक्ति कुमार जब कोई शरण लेगा तो किसके पास मिलेगा? धवल राठौड़ के पास। दूसरी बात, मुंज परमार ने किसको तोड़ा? आहड़ को। कहां पर कब्जा कर लिया? चित्तौड़। कहां पे कर लिया? चित्तौड़। मुंज के बाद में मुंज का भाई चित्तौड़ पे कब्जा रखता, आगे हम पढ़ेंगे। मुंज के भाई का नाम था सिंधुराज। क्या नाम था? सिंधुराज के बाद सिंधुराज का बेटा कब्जा रखता चित्तौड़ पर, उसका नाम था भोज। क्या नाम था? और हमने पढ़ा था कि मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। आई बात समझ में? तो कि भोज परमार चित्तौड़ में मंदिर का निर्माण क्यों करवा रहा है? क्योंकि परमारों ने चित्तौड़ पे क्या कर लिया था? कब्जा। तो वो परमार जो चित्तौड़ पे कब्जा करता है कौन था? मुंज। कौन था? कहां पे कब्जा कर लेता है? कहां पे? चित्तौड़। तो बाद में चित्तौड़ में मुंज के परिवार वाले आगे वंशज बैठे रहेंगे, उन्हीं वंशजों में कौन था? भोज। तो भोज कौन सा बनवाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। उन्हीं दिनों जब भोज परमार कहां पर बैठा हुआ है? चित्तौड़। उधर से चालुक्य राजा जो भीम है वो अटैक कर देता है धंधुक पे। कहां पे कर देता है? इसलिए धंधुक भाग के कहां जाता है? चित्तौड़। क्योंकि चित्तौड़ में कौन बैठा है? मालवा का भोज परमार। मालवा का भोज परमार चित्तौड़ क्यों बैठा है? क्योंकि परमारों का चित्तौड़ पे कब्जा है। तो परमारों में परमार कौन था जो चित्तौड़ पे कब्जा करता है? पहले बड़ी सारी बात समझ में आई तो है ना। तो इससे खूब सारी चीजें यूं क्लियर होती है। परमारों का कई सालों तक चित्तौड़ पे कब्जा रहा है। परमारों से वापस चित्तौड़ छीनता है जयत्र सिंह। कौन छीनता है? जब हम पढ़ते हैं कि भूताला के युद्ध के बाद में जयत्र सिंह चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है, तब तक ये बैठे थे। बीच में चालुक्य कब्जा कर गए थे। ये आहड़ और ये दोनों इनके हाथ से निकल गए थे, गोहिलों के हाथ से। आहड़ के अंदर चालुक्य बैठे 1206 तक। कब तक बैठे थे?
1206 तक में उनका एक अभिलेख मिलता है बाकायदा, भीमदेव सेकंड का एक अभिलेख है जहां पर वो आहड़ के आसपास की जमीनें दान के अंदर बांट रहा है। फिर आहड़ भी चालुक्यों से कोई चिंता, तो वो चिंता जयद्रथ सिंह। तो चित्तौड़ को परमारों से कौन चिंता है? जयद्रथ सिंह। आहड़ को चालुक्यों से कौन चिंता है? जयद्रथ सिंह। भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हरा कौन भेजता है? जयद्रथ सिंह। इसलिए बाद में कहते हैं कि उसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का। ऑब्वियसली बात है यार, इससे पहले वाले आपके इतने ढंगे नहीं थे। बापा रावल के बाद में बीच में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वापस आगे जयद्रथ सिंह है जो आपके मुख्य मुख्य इलाके चिंता, मुख्य मुख्य इलाके कौन से? चित्तौड़ और आहड़। तो चित्तौड़ पे कब्जा करके कौन बैठे? परमार। कौन बैठे? परमार। आहड़ पे कब्जा करके कौन बैठे? चालुक्य। कौन बैठे? चालुक्य ने इधर चित्तौड़ तक पे कब्जा किया था। ये जो कुमारपाल चालुक्य है, इस कुमारपाल चालुक्य के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उस मंदिर का नाम समिदेश्वर है। मैंने बताया था कुमारपाल चालुक्य ने अरुणराज चौहान को हरा दिया था, बताया था। तो अरुणराज चौहान को हराने के अजमेर आया, अजमेर में अरुणराज चौहान को हराता है। हराने के बाद यहां से जाता है चित्तौड़। कहां जाता है? वहां पे वो शिव जी के मंदिर में पूजा करता है। तो अभिलेख लगाया हुआ है कि कुमारपाल चालुक्य यहाँ आया था तथा उसने समिदेश्वर मंदिर में पूजा की। तब हमें पता चलता है इस मंदिर का नाम समिदेश्वर है, वरना पुरानी किताबें तो बता दी उस मंदिर का नाम क्या है। पल्ले बड़ी बात है, वो कुमारपाल वाला अभिलेख है जो बता रहा है कि इस मंदिर का एक और नाम, और वो नाम कौन सा है? तो ये इलाके इनके हाथों से निकल गए थे। जयद्रथ सिंह वापस इलाके छीनता है, इसलिए जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का। तो परमारों के कौन से राजा ने आहड़ को तोड़ा और चित्तौड़ पे कब्जा किया? किस पर हमला करके? शक्ति कुमार की सहायता कौन करता है? ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता? तो मुंज परमार शक्तिशाली राजा है। मुंज परमार जब इधर अटैक कर रहा था राजस्थान की तरफ, वो साउथ में भी कर रहा था, तो उसमें कर्नाटक में भी चालुक्य हुआ करते। और कर्नाटक के चालुक्यों का एक राजा था तेलप सेकंड। कौन राजा था? तो इसने तेलप सेकंड पर अटैक कर दिया, और तेलप सेकंड को इसने 6 युद्धों में रहा। कितने युद्धों में? मुंज को यूं मजे आने लग गए थे। जब जी में आती तब जाता तेलप का तेल निकाल देता बापड़े। 7वीं बार गया तो तेलप ने पकड़ा, तेलप ने पकड़ के मुंज को ही मार दिया। उसने कहा पापा ही कटे रे, मुंज मार इसको, तो मुंज को तो मारो, दोबारा आक्रमण की हिम्मत तो ना हो। लिखो मतलब गोद, अंक का मतलब जिसकी गोद में नई हिम्मत खेलती है, जिसकी गोद में, उसका नाम नवशासंक। क्या नाम है? हुआ ये है, मालवा एक भरा पूरा समृद्धिशाली शक्तिशाली राज्य है। अचानक मुंज परमार तेलप के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। तो मालवा की शक्ति कमजोर होगी या बढ़ जाएगी? कमजोर होगी। तो मालवा की शक्ति मुंज परमार के मरने से एक बार कमजोर हो गई, लेकिन सिंधु राज पुनः मालवा की शक्तियों को ऊंचाइयों पे लेके जाता है। एक बार फिर नई हिम्मत मालवा की गोद में खेल रही थी। आई बात समझ में? इसलिए उपाधि क्या हो गई? नवशासंक। किसकी? सिंधु राज। इसलिए नवशासंक पर बुक किसने लिखी? पद्मगुप्त या परिमल ने। कौन सी बुक लिखी? नवशासंक चरित। कौन सी? इसका मतलब पद्मगुप्त परिमल मुंज के दरबार में तो था, आगे वो कंटिन्यू रहा है इसके दरबार में। ऑब्वियस बात है कि मुंज के दरबार में रहा, उसका भाई बना, तो किसके दरबार में? सिंधुराज। अगला राजा लिखो, भोज। यही वो शक्तिशाली भोज है जिसके बारे में हम बोलते रहते हैं, कहां तो राजा भोज और कहां गंगू, क्योंकि ये फिर तेलप के खिलाफ लड़ने गया है। क्योंकि ये सिंधुराज का बेटा है। वास्तव में मुंज के कोई बेटा था ही नहीं। तो मुंज ने घोषणा की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई सिंधुराज के बेटे भोज को राजा बनाना है। तो ये तय था कि भाई मुंज के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? भोज। पर मुंज की अचानक युद्ध में डेथ हो गई। युद्ध में डेथ हो गई, भोज तब तक छोटा था। तो कहा नहीं भाई, एक अचानक राजा लड़ता हुआ मारा गया, इसका मतलब राज्य की कंडीशन अच्छी नहीं है, और अभी किसी बच्चे को राजा बना दिया तो कंडीशन और गिर जाएगी। इसलिए कहा जब तक भोज थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए, सिंधुराज ने कहा थोड़े दिन मैं शासन संभाल लेता हूँ। बीच में राजा कौन बनता है? सिंधुराज। सिंधुराज के मरते भोज का नंबर आना था, उसका नंबर तो पहले आना था, पहले सिंधुराज बन ही गया, तो भोज बना। भोज जाके तेलप के खिलाफ वापस लड़ता है। ऐसे कैसे भोज वहां साउथ इंडिया में एक वो वंश हुआ करता, गांगे। कौन सा वंश था? उन गांगियों के खिलाफ लड़ता है, तो गांगियों को हराता है, तेलप को हराता है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई कहां तो गांगे कहां तेलप। राजा भोज अलग ही चीज है, गांगे और तेलप उसकी बराबरी। तो कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलप। गांगे तेलप गांगे तेलप गांगे तेलप करते करते हम कब बना गए उसको। आगे बात समझ में? तो ये अपने यूं दो दो नाम, वो फिर मुंशी प्रेमचंद वाली बात है। वो नहीं बताई मेरी कभी आपको कि एक मैगजीन है हंस। कौन सी मैगजीन है? हिंदी लिटरेचर की एक मैगजीन आती है हंस। लिटरेचर का मतलब उसमें कविताएं, कहानियां, इस प्रकार की चीजें आती है। 2 लोग मिलके निकाल रहे हैं इस मैगजीन को। एक व्यक्ति का नाम है, दो संपादक समझते हो? मैगजीन निकालते कौन होते हैं? संपादक। 2 संपादक थे, तो आगे लिखा हुआ था संपादक द्वे। क्या लिखा हुआ? 2 संपादक है, 2 संपादकों के नीचे नाम लिखे हुए। एक का नाम लिखा हुआ कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी। क्या नाम लिखा हुआ बताओ देखिए? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी।
दूसरे बंदे का नाम लिखा हुआ प्रेमचंद। दूसरे बंदे का नाम क्या लिखा हुआ? हंस को निकालने वाले दो संपादक है, एक का नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिनको आप के एम मुंशी कहते हैं। जो के एम मुंशी के नाम से पॉपुलर है, उनका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और एक और कौन है? प्रेमचंद। जब पहली बार ये दोनों नाम लिखे मैगजीन के ऊपर तो यार लंबा हो रहा है नाम, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा कि मेरे नाम का ये हटा दो यार, दो संपादक लिख दो, एक संपादक है मुंशी, एक संपादक कौन है? प्रेमचंद। दोनों हो गए। धीरे धीरे लोगों ने कोमा हटा दिया, इसलिए पूरी दुनिया कहती है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के नाम के मुंशी का कोई लेना देना, मुंशी प्रेमचंद के नाम में आगे लगा हुआ मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का पीछे लगा हुआ मुंशी है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का मुंशी किसके लग गया? तो प्रेमचंद जी के नाम के आगे मुंशी का कोई लेना देना नहीं। आज मैं सिंपल आपको कह दूं ना कि यार तुमने प्रेमचंद को पढ़ाया गया, तो आपको सर कौन प्रेमचंद? मैं कहूं सर मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, आपको सर दो तीन किताबों के नाम बताता हूं। मतलब प्रेमचंद जी का नाम बिना मुंशी के लेना भी संभव, जबकि प्रेमचंद जी के नाम में मुंशी का कोई लेना देना। हमने दो जोड़े हैं, मुंशी अलग है, प्रेमचंद अलग। मुंशी है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, प्रेमचंद अलग है। हमने उनका मुंशी लेके प्रेमचंद जी की टिका दिया, इसलिए क्या हो गया? वैसे के वैसे है। कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलब, तो गांगे और तेलब, गांगे और तेलब का और हटाया, गांगे तेलब, गांगे तेलब किया। फिर अपने वालों ने क्या किया? मरने दो रे, कौन है बड़े बड़े नाम ले, तो नाम ऐसे जुड़ जाते हैं जी, कईयों के कहां से कहां नाम मिल जाते हैं, अपने खुद को भी समझ में नहीं है। भोज, भोज आपके मुंज ने चित्तौड़ पे कब्जा किया, सिंधुराज का कब्जा है, फिर ये भोज कब्जा कर रखा है। भोज की उपाधि है त्रिभुवन नारायण। क्या उपाधि है? इसलिए भोज चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे कालांतर में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सब लिख लो। लाइन है वह वेदों का ज्ञाता था, दूसरी लाइन है उसे ब्राह्मण कहा गया। दो ही लाइन है, पहली लाइन क्या है? वह है। दूसरी लाइन क्या है? अभी भी किसी पढ़े लिखे आदमी को पंडित कहते हैं कोई, इसलिए बाकायदा दोहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआन पंडित बयान है कोई, है ना, कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है वो कौन है? पंडित। अरे ये बड़ा यार पंडित है, प्रकांड विद्वान है, प्रकांड पंडित है, कहते हैं इस प्रकार की बात। अब ये दोनों बातें वो वापस चेक कर लीजिए। वह वेद पढ़ता है, इसलिए क्या बताया गया? कई बार हम किसी व्यक्ति की उसके गुणों के आधार पर तुलना करते हैं। अब मैं एक दिन पहले ही बता रहा था कि अपने पुरानी जो भी किताबें हैं उनमें ज्यादातर चीजें इस प्रकार सिंबॉलिक मिल जाती है कि वो कहना कुछ और चाहता है, आज के संदर्भ में जब उसका अर्थ निकालते हैं तो वो अर्थ पूरे अलग हो जाता है। आज अपने उनका अर्थ निकालना शुरू करते हैं जाति सूचक शब्द के अर्थ में। वो बताना चाह रहा है कि वो वेदों का ज्ञाता था, इसलिए क्या कहा गया उसको? ब्राह्मण। वो ठीक वैसे ही है कि अपने में से, जैसे मैं मेरा बताऊं, मैं ना लहसुन प्याज नहीं खाता, तो मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहते हैं कि तू जैन है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं जैन हूं, मेरे गुण वैसे हैं इसलिए। तो सिंपल सी इतनी सी बात है। वैसे वैसे ये पढ़ा लिखा है, विद्वान व्यक्ति, इसलिए क्या कह दिया गया? ब्राह्मण। इसके चार बेटे थे। कितने बेटे? मैं सच में नहीं खाता रे, आंखें मत निकालो। तुम कहीं के देखते हो कि सर लगता तो ऐसे सुबह सुबह मुर्गा अकेले खा के आते हो है ना। भगवान ने शकल भूंडी दी है, बाकी मेरे साथ भयंकर समस्या होती है, मैं किसी की शादी ब्याह में चला जाऊं तो भूखा ही आता हूं। वहां एक दाल होती है खाली। आजकल आजकल नहीं, आजकल बाबड़े जो इस मामले में सारे लोग बड़े अच्छे हो गए, और हलवाई जी को तो मैं ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा। आजकल एक दाल बनाते हैं उसके ऊपर लिखते हैं सादा, बिना लहसुन प्याज वाली, ताकि मेरे जैसा एक आधा आदमी कुछ तो खा के। पर फिर अपने सोचते हैं कि यार ब्याह में आके भी सब्जी थोड़ी खाएंगे यहाँ यहाँ तो भाई साहब मिठाई खाए, है ना, ब्याह में आके वो सब्जी रोटी खानी है तो घर पे पड़ी थी, तो अपने उधर से पेट पूजा करके आते हैं। बाकी भयंकर दिक्कत हो जाती है। मैं किसी घर पे चला जाता हूँ तो दिक्कत रहती है। मेरे को जानकार होता है तो मैं उनको पहले कह देता हूँ यार इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना कि प्याज नहीं डालना है सब्जी के अंदर। जानकार नहीं होता तो मुझे लगता है कि यार मैंने कहा, तो इनको लगेगा नखरे करता है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगले ने बना रखी है, अब आप कहो तो अगले को दोबारा बनानी पड़ेगी, तो लुगाइयां गाल निकालेगी अंदर से, कौन बामण आया फालतू में दो दो बार सब्जियां बनवाता है फालतू के अंदर। तो फिर मैं खा लेता हूँ, ऐसा भी नहीं कि अपने को हार्ड एंड फास्ट वैसा है कि कभी कभार कैसा हुआ होगा ऐसी जगह तो मैंने खाने की कोशिश की होगी, पर फिर भी मैं यूं उसको फिर छांट छांट के लेता हूँ कि प्याज नहीं आ जाए कहीं पे इसके अंदर अपने साथ में, तो फिर दिक्कत रहती है। तो फिर होटल में जाते तो होटलों में, रेस्टोरेंट में आजकल सीधा सिस्टम है जैन थाली, बोलते ही जैन थाली है उसको। आप जैसे आप उसको वैसे ही कह दो कि भाई यार मेरे को ऐसी सब्जी चाहिए जिसमें लहसुन